रिकॉर्डिंग पहले भी कर रहे थे या अब शुरू करने लगे हैं? बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी कुछ बातें कल वाली लाइट्स प्लीज़ ऑन कीजिएगा। सर जी टैक्स क्या होता है? मैं अब आपको जब कल वाली बातें बता रहा हूँ तो मेरा दिल चाहेगा ना कि मेरे साथ हाँ ना करें। नई बात नहीं, पुरानी बात, वो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, बस मेरे साथ हाँ ना करते रहना। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर ध्यान से लिया था, आज अगर मेरे साथ साथ चलेगा तो वैसे ही उसको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं सारा लेक्चर ऑलमोस्ट कल वाला दोहराऊंगा, आपको वो रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे। लेकिन आज के लेक्चर से पहले जो कल वाली बातें हैं सर हाँ ना मेरे साथ चलती रहेगा। बात नंबर 1, टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यस और नो? अब ज़रा आगे चलते हैं। अगली बात, टैक्स लागू करने का असल मकसद, बोले भाईजान, रेवेन्यू जनरेट करना है। टैक्स लागू करने का असल मकसद, इसके अलावा एक और मकसद है और वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इसके अलावा एक और मकसद है और वो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आगे मेरे साथ, अब जरा आगे आ जाओ। अब अगली बात आपके साथ करने लगा हूँ भाईजान। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की हेडिंग थी और उसमें मैंने आपको सबसे पहली बात ये पढ़ाई थी कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला काम है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हुई थी बात। फिर दूसरे नंबर पे आपसे क्या बात हुई थी? हाँ जी, कमजोर एंटरप्राइजेस की मदद करते हैं टैक्स के जरिए। कैसे? यानी टैक्स उन्हें माफ कर देते हैं या टैक्स इंसेंटिव्स दे देते हैं। ये बात हुई थी। तीसरे नंबर पे ये बात भी हुई थी, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने वाली बात थी। सर जी मुझे याद है मैं इसी तरह यहाँ पर गया था, मैंने ये वाला मार्कर उठाया था और मैंने आपको कहा था जनाब ये कौन, ये पियानो की कंपनी का मार्कर है और पियानो वाले ये मार्कर मार्केट में 50 रुपए का बेच रहे हैं। हमने चाइना गए, चाइना से जाके ये मार्कर 25 रुपए का चाइना से ले आए, मार्केट में बेचने लग जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपनी इंडस्ट्री को, पियानो को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो बाहर से मार्कर इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाएं ताकि पियानो वाली कंपनी चलती रहे और इसमें जितने लोग मुलाजमत कर रहे हैं वो लोग भी चलते रहे, और जो बंदा बाहर से चाइना से ये मार्कर इंपोर्ट कर रहा है उसको डिस्करेज करेंगे, उस पर ज्यादा टैक्स लगा। याद है? लो सर ये वाली बात हुई थी। उसके बाद हम और आगे गए थे और इससे अगली बात क्या हुई थी? अमेरिकन आर्मी टी शर्टें इंडिया 200 रुपये रेट दिया था, पाकिस्तान ने 180, बांग्लादेश ने। हम क्या चाहते थे? हम पाकिस्तानी थे, हमने अपनी गवर्नमेंट को कहा अगर हमें 15 रुपए का टैक्स माफ कर दें तो हम ये वाला ऑर्डर ले लेंगे। याद है? सर जी ये जो हमारा था ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसमें हमने ये कहा था कि जनाब ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज में टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया जाता। और इससे अगला कौन सी बात थी? सर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करना। वो कैसे? सर फ्यूल की एग्जांपल दी थी। इंटरनेशनल मार्केट में 200 रुपए से बढ़ के फ्यूल 220 का हो गया था, तो हमने कहा था टैक्स के टूल को इस्तेमाल करें, अवाम पर इस बढ़ती हुई कीमत का बोझ ना जाए। तो हमने कहा था 20 रुपए से फ्यूल की कीमत बढ़ी है तो 20 रुपए से टैक्स की कीमत क्या कर दें? 20 रुपए से टैक्स कम कर दें ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट काउंटर हो सके। डन हो गया सर? ये 5 बातें मैंने पहली स्लाइड पे लिखी हुई थी। फिर मैं अगली स्लाइड पे गया था, अगली स्लाइड पे पहली बार लिखी हुई थी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। सर यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर से पैसा लेना, गरीब पर खर्च करना। उससे अगला पॉइंट क्या था सर जी? सर जी जिस चीज़ में मुल्क की बेहतरी हो रही है, मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, मुल्क की तरक्की हो रही है, साइंस का काम हो, रिसर्च का काम हो, इन्वेंशन का काम हो, एजुकेशन का काम हो, उन सारी चीज़ों में क्या करें?
यार ये टाइम बदल दे भाई, ये पिछले सेशन का लगा हुआ है अभी तक, इसका टाइम कर दो 3:30। अच्छा लो सर जी मैं वापस आ गया हूँ। क्या बात कर रहा था सर जी? मुल्क की बेहतरी जहाँ पर है, जहाँ पर मुल्क की बेहतरी है वो वाला काम आपने करना है। उसको टैक्स वाले उसको इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। सर जी मैंने आपको साइंस का है, इन्वेंशन का है, एजुकेशन का है, एक और बड़ा अहम काम है वो है लेबर फोर्स को ट्रेन करना। ये भी एक ऐसा काम है जिसकी वजह से मुल्क में बेहतरी आती है और ऐसे काम को टैक्स वाले प्रमोट करते हैं। डन हो गया सर जी। अगला कॉन्सेप्ट क्या था? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लाहौर में चीज़ 200 रुपये की है, 50 का टैक्स लगता है, 250 की बिकती है। मुल्तान में चीज़ 220 की जाती है और 50 का टैक्स लगता है, 270 की बिकती है। टैक्स वाले क्या करते हैं? टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। यानी मुल्तान में चूँकि 220 की चीज़ मिल रही है तो उस पर टैक्स कम कर देंगे 20 रुपये का, ताकि मुल्तान में भी वही चीज़ 250 में अवेलेबल हो। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट को काउंटर करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। सर जी बात समझ आ गई जी। इससे आगे क्या था? सिगरेट, पान, इस तरह की अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स में जो चीज़ें आती हैं उनको डिस्करेज करे, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर। सर जी इस सारी बात के बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात आई थी और यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। एक कंक्लूजन ड्रॉ करके आज के लेक्चर की तरफ चल रहा हूँ। सारे एक नतीजा ये निकाला, टैक्स वालों ने जिस चीज़ को एनकरेज करना होता है उस पर टैक्स माफ़ कर देते हैं या टैक्स कम कर देते हैं। दोनों काम करते हैं, टैक्स माफ़ भी कर देते हैं, टैक्स कम भी कर देते हैं, टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं। और जिस चीज़ को डिस्करेज करना होता है उस पर टैक्स लगा देते हैं या टैक्स। यार ये इतना तो समझ आ गया ना? लो सर अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सर जी टैक्स डेवलपमेंट इदारों की, टैक्स इदारे जो हैं उसमें टैक्स एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उनको डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। टैक्स कैन बी यूज एज अ टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी या डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज़। मैं ना आपको एक स्टोरी से एक बात बताता हूँ। सर स्टोरी ये है कि आपके मुल्क के वज़ीर आला जो थे पहले, पंजाब के वज़ीर आला साहब जो हैं वो लाहौर में ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने देखा कि यार लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो गई है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ कुछ मुशीर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी इतनी आलूदगी हो गई है, लाहौर नंबर 1 पे आ गया और आलूदगी भी इतनी है और ट्रैफिक भी इतनी है, अब क्या इसका हल होता है? हल होना चाहिए। तो एक मुशीर थे, उन्होंने कहा सर मैं आपको मशवरा दूं, हम लाहौर की सारी फैक्ट्रियां अगर लाहौर से निकाल दें तो लाहौर में सुकून हो जाएगा। ये जो इतने बड़े बड़े ट्राले लाहौर में आते हैं ये भी कम हो जाएंगे, फिर फैक्ट्रियों का धुआं भी कम हो जाएगा, फिर ट्रैफिक भी कम हो गई, आलूदगी भी कम हो गई। उन्होंने कहा यार मशवरा तो बहुत अच्छा है, सारी फैक्ट्रियों को नोटिस भेज दो कि लाहौर से बाहर चले जाए। इन्होंने नोटिफिकेशन भेजा, उन्होंने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमारा सिस्टम है पूरा, हम बाहर तो नहीं लेके जा सकते। इतने में इनका एक टैक्स का बंदा था, उन्होंने कहा सर मेरे पास एक मशवरा, ये खुशी से लाहौर से बाहर मूव करेंगे। इन्होंने एक जगह देखी, उस जगह को आइडेंटिफाई किया, वो अंडर डेवलप जगह थी लाहौर के करीब में। इन्होंने वो जगह सेलेक्ट की और टैक्स वाले बंदे ने मशवरा दिया कि
सर जी इनको ये कहना है कि आपको 5 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे, आप लाहौर से निकलकर इस इलाके में अपनी फैक्ट्री लगा लें। ठीक हो गया सर जी। उन्होंने जनाब जब 5 साल के टैक्स की बात की तो लोगों ने कहा यार ये तो काफ़ी फ़ायदा है, वहाँ पे जगह भी सस्ती मिल रही है और वहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो टैक्स भी 5 साल का बच जाएगा। तो जनाब बहुत सी फैक्ट्री वाले एग्री कर गए और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर मूव करने लग गए और आज वो इलाका सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है। सर समझ आ रही है? आपने देखा टैक्स के हरबे को कैसा इस्तेमाल किया है अपना काम निकलवाने के लिए। अब देखो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का इलाका एक ऐसा इलाका था जहाँ पे लोग बेरोज़गार थे, काम नहीं था। वहाँ पर जब फैक्ट्रियाँ लगी तो लोगों को नौकरियाँ मिली। यस, वहाँ पे जब फैक्ट्रियाँ लगी तो स्टाफ से लेके फैक्ट्री के आने जाने के लिए लोग अब रिक्शे चलाते हैं और बसें चलाते हैं, काम करते हैं। ये वाला फ़ायदा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का। अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बिल्कुल मिली। लोगों को रोज़गार मिल गया। वहाँ पे कुछ लोग और थे जिन लोगों को फैक्ट्री की सफाइयों का काम मिल गया। यानी ओवरऑल उस अंडर डेवलप्ड एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, नौकरियां भी लोगों को मिली और खुशहाली भी आई। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ाया है। जल्दी से इसको एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलता हूँ। एक भाई ने सवाल किया जब लाहौर से इंडस्ट्री उधर मूव हुई है, एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है इकॉनमी में, उस जगह पर आज उन सभी फैक्ट्रियों के हेड ऑफिसेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई, बंजर हो गई। वहाँ पर भी लोग काम करते रहे और जिस जगह फैक्ट्री की वहाँ पर भी काम करते रहे। और बहुत सी जगहों पर ऐसे है कि आज हेड ऑफिस से हर रोज़ बस चलती है 8 बजे या 7:30 बजे और वो 9 बजे दफ्तर पहुँचा देती है उनको। सर समझ आ रही? तो वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिला और यहाँ से भी कुछ वो नहीं हुआ। लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी गांव में। तो भाई लाहौर का एक बंदा अगर एक जगह से काम छोड़ेगा तो उसे दूसरी जगह पर काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा इलाका जहाँ पर डेवलपमेंट है ही नहीं। तो लाहौर में रहने वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है सर जी, ये बात है जी। सर जी चलूँ आगे। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट्स एंड लो इनकम ग्रुप्स एट लो रेट। अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीब आदमी पर कम टैक्स लगाओ। अच्छा जनाब, अगली बात, इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम। अच्छा ये क्या पॉइंट है, ज़रा ये पॉइंट समझिएगा सर जी, ये पॉइंट समझिएगा। यार पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट क्या है? पेट्रोल। सबसे बड़ी और इनइलास्टिक डिमांड है। खुदा न खास्ता कल पेट्रोल 50 रुपये महंगा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? हमने तो 200 का ही डलवाना है, हो जाए महंगा। भाई आप फिर भी उसी तरह ही पेट्रोल डलवा के उसी तरह ही आ रहे होंगे। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके हवाले से। अच्छा ये जो इस डिमांड को इनइलास्टिक कहते हैं, ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है ना। अच्छा अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेसेसरी नहीं होती। यार अगर मियाँ साहब मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे तो क्या चला जाएगा उनका? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? उसके बगैर गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर मुल्क में प्याज शॉर्ट हुआ है तो भाई अब मेरी बात समझो, जो नेसेसरी आइटम्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी हाई नहीं होती, जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी हाई होती है। यार मेरी बात समझ आ रही है? आपको मैं बताता चलूं कि जनाब आप जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो ये चीज़ देखी जाती है कि किस चीज़ की इंपोर्ट हो रही है और वो कितनी ज़रूरी है।
आपको पता, पिछले दिनों मैं देख रहा था फेसबुक पर ना एक एहतजाज हो रहा था। वो एहतजाज पता किस चीज़ का था? कैट और डॉग फूड पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, इसका एहतजाज था। कहते हैं ये बेचारे बेज़ुबान जानवर हैं, इनके खाने पर आपने टैक्स बढ़ा दिए, इनको ये वाले बिस्किट ही पसंद होते हैं। सही बता रहा हूँ, और बड़े महंगे होते हैं वो अक्सर। ठीक हो गया जी भाई। बात ये है कि भाई वो जिसकी बिल्ली है वो करे, तो वो आपकी जो पाकिस्तान में जो लोग भूखे मारे इंसान, वो उसका भी तो ख्याल करे ना। उसको अपनी बिल्ली की कितनी पड़ी हुई है कि इंसान भूखा मार जाता है और वो अपनी बिल्ली के लिए इम्पोर्टेड बिस्कुट मंगवा रहा है। वो सर समझ आ रही है? अब पॉइंट ये है कि सर जी वो लग्जरी है, उस पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। आटे पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, दालों पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ये नेसेसिटीज़ हैं। यार आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये असल पॉइंट। आइटम जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, वो मार्कर जो पहले ही पाकिस्तान में बन रहे, अगर आप उसी तरह का मार्कर बाहर से लाओगे तो इस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी इंडस्ट्री को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट ये था सर जी, अस्पताल तामीर किया जाता है ताकि वहाँ पर लोगों का इलाज किया जा सके। वो अस्पताल अक्सर चैरिटीज़ के लिए किया जाता है ताकि लोगों का फ्री इलाज किया जा सके। ये बंदा जो अस्पताल बनाता है और अस्पताल को चलाता है, ये तो सोसाइटी के फ़ायदे का काम कर रहा है। यस और नो? क्या इस पे टैक्स लगना चाहिए? इस पे टैक्स? अच्छा, और वो बंदा जो ऐसे बंदे को डोनेशन देता है कि यार 100 बेड मेरी तरफ से लगा दो, मैं चाहता हूं कि जो मरीज आए उनका इलाज और वो एक अच्छे साफ सुथरे बेड पर लेटे, ये बंदा जो डोनेट कर रहा है इसको भी टैक्स क्रेडिट मिलता है। और वो बंदा जो ये अस्पताल चला रहा है उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स माफ, टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स में। मैं अगर शौकत खानम को 5 लाख रुपया डोनेशन दिया तो स्टेप नंबर 1, शौकत खानम के बाद जो पैसा आया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है। नंबर 2, अली इमरान ने जो डोनेशन शौकत खानम को दी, इस पर उसको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यार मेरा पॉइंट पिक कर पाए हो? इस पर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट मिलेगा चैरिटी और डोनेशन पर जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, और टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर और चैरिटी के इंस्टीट्यूशन पर, ताकि इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कोई भी बंदा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेगा तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कोई बंदा एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। वो बंदा पैसे वसूल कर रहा है, उसकी इनकम में टैक्स नहीं लगेगा। मैं बंदा पैसे दे रहा हूं, मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नहीं, वो कह रहा है कि आपकी इनकम ही नहीं है। मेरी इनकम नहीं है। यस, मेरे पे तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। मैंने भाईजान ये चलाइएगा ज़रा, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं। सर जी मैंने अगर 5 लाख डोनेट किया है शौकत खानम को, तो शौकत खानम के लिए तो ये इनकम है ना, उसको क्या मिलेगी? टैक्स एग्जेम्पशन, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और मेरे लिए ये खर्चा है 5 लाख रुपए, मुझे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट, यानी जितना टैक्स मैंने FBR को अदा करना होगा उस पर मुझे कमी मिल जाएगी। क्यों, कब, किस तरह, आगे जाके बड़ी डिटेल में पढ़ना। ठीक हो गया सर जी? जी सर, और कोई सवाल? मुझे अच्छा लगता है आप बात को ध्यान से समझें और जो ज़हन में सवाल है ज़रूर पूछिए। जी एक बार जल्दी से इसको रीड कर लें। चलूँ आगे सर जी? सर जी, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज, इसमें आ गया 2C and 2E। फर्स्ट C इज फॉर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी किसको कहते हैं? यकीन होना किसी चीज का।
सर एक मिसाल से आपको ये समझाता हूँ। सर जी ईद का टाइम है, आप चले गए शॉपिंग करने के लिए। ज़रा ये बटन दबाइएगा लाइट वाला। आप शॉपिंग करने के लिए चले गए और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीम लॉक शॉपिंग करने के लिए गए। वहाँ पर आपने देखा एक कपड़े देखे, वहाँ पर आपको एक ईद के लिए सलवार कमीज़ पसंद आ गया। आपने दुकानदार से रेट पूछा, दुकानदार ने कहा जनाब ये तो 3000 रुपये का है। आपने कहा नहीं भाईजान मेरे पास 1500 है। उसने कहा भाई 2800 रुपये का हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। आपने कहा मेरे पास 1600 है। उसने कहा भाईजान 2500 लास्ट है, अगर आपका दिल चाहे तो आप ले लें, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने कहा चलो मैं अपने दोस्त से ले लेता हूँ, अभी मैं आपको 2000 फाइनल दे सकता हूँ। गर्ज ये कि वो बहस चलती रही और आपकी उसकी बात बन गई 2200 रुपये में। 2200 रुपये में आपने उससे ये सूट ख़रीद लिया। अब जब आप और आपका दोस्त ये ख़रीद के वापस आ रहे थे तो आपके दोस्त ने आपको कहा तुमने मेरा इशारा देखा नहीं है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि 2000 से ज़्यादा ना देना इसको, इसने हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए। और दुकानदार पता क्या सोच रहा होता है, मैंने ऐसे ही 2200 किया, इसको पसंद आ गया था, इसने 2500 में भी ले जाना था। होता है ना सर ऐसे। ये पता क्यों होता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। यू आर नॉट सर्टन कि यार इसकी एक्चुअल कीमत क्या है। आप अपना जोर लगा रहे हैं, वो अपना जोर लगा रहे हैं, दरम्यान में जहाँ बात बन गई ठीक है, टूट गई तो चलो वो अपने घर आ गया। सर जी ये ऐसे ही है हमारे माशरे में। अच्छा इसके बरक्स आप यूनिवर्थ की शॉप पे जाएं, मालूमात के लिए कह रहा हूँ, यूनिवर्थ की शॉप पे जाएं, वहाँ पे जाएंगे 16000 रुपये का बेहतरीन शलवार कमीज़ का सूट है तैयार, ठीक है, 2-4 अदाकारों ने भी वो पहना हुआ है तो आपको वो अच्छा भी लगेगा। आप कहेंगे कि यार ये शलवार कमीज़ का सूट दे दें, आप उससे कभी भी नहीं कहेंगे कि यार मेरे पास 8000 है। उसने कहना 8000 है तो भाई बाहर चले जाओ। सर समझ आ रही है? यानी वहाँ पर यू आर वेरी सर्टन कि 16000 कीमत है, 16000 में ही मिलेगा। अगर मैं 16000 इसको दूंगा तो ये मुझे सूट दे देगा। बेचने वाले को भी पता है मैंने 1 रुपया कम नहीं करना, खरीदने वाले को भी पता है इन्होंने 1 रुपया कम नहीं करना। सर्टेनिटी ये होती है। समझ आ गया? आ जाए टैक्स की तरफ। सर टैक्स देने वाले को भी पता होना चाहिए कि मेरा टैक्स कितना बनता है, और टैक्स लेने वाले को भी पता होना चाहिए कि मेरा टैक्स कितना है जो मैंने वसूल करना है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड प्लेन। तो यार मेरी बात पे कर गए हो आप। FBR के दफ्तर जाके ये नहीं कहते यार जायज़ ला। क्लियर है ना? जितना बनता है वो देंगे, उसको ही पता है इतना बनता है, इतना उसने आपसे लेना है। सर जी समझ आ रही है? तो ये सर ये है आपका सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट। टैक्स शुड बी सर्टेन एंड क्लियर। लो सर सर्टेनिटी के बाद दूसरे नंबर पे आया कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। सर जी कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? यानी टैक्स को पे करना आसान हो। सर जी पुराने दौरों में मुझे याद है 20-25 साल पहले लोग टैक्स की आखिरी तारीखें जब होती थी तो नेशनल बैंक के आगे इतने इतने बड़े शॉपर लेके खड़े होते थे लाइनों में कि हमने टैक्स जमा कराना। आज तक सर एडम स्मिथ कहता है कि भाईजान पहले तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते, अब अगर जो देना चाहता ही है कम से कम उसे तो जलील ना करो, उसको तो उसके लिए आसानी कर दो।
आज टैक्स का सिस्टम बड़ा आसान है। आप टैक्स देना चाहते हैं, आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के बेस पर पोर्टल पर जाएंगे, आपका इतना जितना टैक्स बनता है वो आप वहाँ पर उसको मेंशन करेंगे डिटेल को, आपका टैक्स निकल आएगा कि इतना टैक्स बनता है, वो वहीं पर ही घर बैठे बैठे आप उसे ऑनलाइन पे करेंगे, मसला हल। और सर समझ आ रही है? तो ये क्या हो गई है, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट है। सर इक्वालिटी, सर टैक्स का कानून सब लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए। मिनिस्टर का बच्चा है तो उसको माफ़ कर देंगे, तो कोई आम इंसान है तो उसको टैक्स लगा देंगे, ऐसा नहीं है। सब लोगों के लिए एक जैसा, एक जितना होना चाहिए, इक्वालिटी, सब लोगों के लिए इक्वल। और लास्ट कहते हैं इकॉनमी ऑफ कलेक्शन। सर उसकी भी ज़हन में एक मिसाल आ गई कि सर मेरा एक दोस्त है, वो कसूर रहता है, उससे मैंने 5,000 रुपये लेना। मैंने उसे कल फ़ोन करके कहा है कि यार वो मेरा 5,000 तो दे दो। कहता है कसूर आगे ले लो। अब सर अगर मैं कसूर गया तो मेरी तो गाड़ी पे 8,000 का फ्यूल लग जाएगा कसूर जाने आने का। तो मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा फिर मैं ना ही समझा, क्योंकि भाई 5,000 लेने के लिए तो कसूर जाना अक्लमंदी नहीं है। सर जी आपने पैसे जो वसूल करने हैं, अगर वो वसूल करने के लिए जो खर्चा लग रहा है वही बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। सर टैक्स को कलेक्ट करने पर जो खर्चा हो रहा है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्स कलेक्शन शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, टैक्स कलेक्शन एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। और इसको बिजनेस को डिस्करेज, यानी इतना ज़्यादा टैक्स ना हो कि लोग कहें कि हम नौकरी कर लें तो बेहतर है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। सर जी ये 4 तरह के इसने बातें बताई हैं, कैनन्स हैं, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, इक्वालिटी, इकॉनमी ऑफ कलेक्शन। जल्दी से एक बार इसको रीड कर लीजिए। आपने क्या कि टैक्स जो आपको इक्वालिटी से लगना चाहिए, यानी कि अमीर और गरीब को सेम लगना चाहिए? नहीं, एक टैक्स का कानून सब लोगों के लिए बराबर हो। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पढ़ाता हूं और मेरा भाई ज़राअत का काम करता है, मुझ पे टैक्स लगता है, उस पर नहीं लगता। लेकिन अगर मैं ज़राअत का काम शुरू कर दूँ, मेरा भाई पढ़ाने लग जाए तो उस पर लगेगा और मुझ पे नहीं लगेगा। कानून सबके लिए एक जैसा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई मैं MPA नहीं हूँ तो मुझ पे टैक्स लग रहा है, कोई MPA होकर पढ़ाएगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक हो गया। आगे प्रोपोर्शनल की बात इंशाल्लाह आगे भी आ रही है कि जब फिक्स परसेंटेज सब पर लगना चाहिए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हो और सब लोगों पर एक जैसा अप्लाई हो, किसी के लिए रियायत है किसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसने कहा। जल्दी से एक बार ज़रा पढ़ लीजिए। सर जी प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। व्हाट इज लेवी? लेवी कहते हैं लागू करना, लगाना, इम्पोज करना। हम कहते हैं टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती। सर ये जो कंट्रीब्यूट अवाम करता है, ये कंट्रीब्यूशन आपकी मर्जी की नहीं है, आपकी मजबूरी की है। आपने कहीं इकट्ठे खाना खाने जाना है, आपकी मर्जी है, आपने जाना है तो कंट्रीब्यूट करें, नहीं जाना तो ना करें, ऐसा ही है ना सर। लेकिन ये वो वाला मजाक नहीं है सर। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लागू करने के असूल, उसमें सबसे पहला असूल क्या है? बेनिफिट प्रिंसिपल। सर बेनिफिट कहते हैं, बेनिफिट प्रिंसिपल है जो मुल्क से, मुल्क के प्रोजेक्ट से जितना फ़ायदा उठाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। ये प्रिंसिपल ये बात कहता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा मोटरवे इस्तेमाल कर रहा है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, वो जितना फ़ायदा उठा रहा है उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। एक GT रोड से दे रहा है वो नहीं टैक्स देगा, कम टैक्स देगा। मोटरवे यूज़ कर रहा है तो वो टोल टैक्स देगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? वो कहता है इंडिविजुअल टैक्स किया जाएगा, जितना ज़्यादा वो इस्तेफादा करेंगे गवर्नमेंट से, बेनिफिट लेंगे, उतना ज़्यादा उनको टैक्स किया जाएगा। ठीक हो गया सर। दिस इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जो जितना फ़ायदा उठाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा, लेकिन अगर एक बंदे की हैसियत ही नहीं है,
तो अगला असूल आ गया। वो कहता है जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। अगर यहाँ कहूँ जिसकी जितनी पसली है, कैपेसिटी है, जितना पैसा है उसके पास, वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि टैक्स शुड रिलेट विद द पर्सनस इनकम और द एबिलिटी टू पे। टैक्स का ताल्लुक उसकी इनकम से होता है या उसकी हैसियत से होता है। दोज विद द ग्रेटर इनकम, जिस बंदे की इनकम ज़्यादा होती है, दौलत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा उसकी हैसियत होती है कि वो टैक्स पे कर सके और वो ज़्यादा टैक्स पे करता है। दिस इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। द बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, दो हो गए सर। आगे चलते हैं सर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? हर बंदा फिक्स परसेंटेज पे टैक्स देगा। लाख कमाने वाला भी 5% टैक्स देगा, करोड़ कमाने वाला भी 5% टैक्स देगा, 100 करोड़ कमाने वाला भी 5% टैक्स देगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इनकम, वेल्थ, ट्रांजैक्शन may be taxed as a fixed percentage. People who earn more and spend more should pay more tax. लेकिन रेट फिक्स होगा। ट्रांजैक्शन पे कैसे टैक्स? सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पे लगता है। ठीक हो गया? आप ट्रांजैक्शन करेंगे टैक्स रहेगा, ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे टैक्स नहीं लगेगा। सर जी अब 3 बातें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। बेनिफिट प्रिंसिपल, जो जितना फ़ायदा उठाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, फिक्स परसेंटेज पे टैक्स देंगे, हर बंदा फिक्स परसेंटेज पे टैक्स देगा। सर जी ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेशन। अब ज़रा आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन। सर जी काइंड्स ऑफ टैक्सेशन। सर जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर एक काइंड है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेशन। अब जरा समझना ध्यान से, प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेशन क्या है? एक बंदे की इनकम है 1 लाख और एक बंदे की इनकम है 10 लाख। एक बंदे पे टैक्स लगा 29%, दूसरे बंदे पे भी टैक्स लगा। आप गौर कर रहे हो, इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा। सर यही फ्लैट प्रोपोर्शनल टैक्स और यही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। अब जाहिर बात है 1 लाख वाला 29% के हिसाब से 29,000 देगा, 10 लाख वाला 2,90,000 देगा। नतीजा इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। यार मेरी बात पिक कर गए हो? सर ये फ्लैट टैक्स और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सर जी अगला आ गया हमारे पास, इसकी एग्जांपल है कंपनीज इनकम टैक्स। इसकी एग्जांपल क्या है? कंपनीज पे जो टैक्स लगता है वो इस असूल के मुताबिक लगता है। आगे आ जाए सर। अगला आ गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इस एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की बेस पे जो टैक्स की काइंड है उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? सर जी इनकम एक बंदे की थी 1 लाख और एक बंदे की थी 10 लाख। 1 लाख वाली इनकम पे 10% टैक्स लग रहा है और 10 लाख वाली इनकम पे 30% टैक्स लग रहा है। सर एबिलिटी टू पे यही है ना, जिसकी ज़्यादा इनकम है, जिसकी ज़्यादा हैसियत है वो ज़्यादा टैक्स दे। सर यानी जिसकी 1 लाख इनकम है वो 10,000 टैक्स दे रहा है, जिसकी 10 लाख इनकम है वो 3 लाख टैक्स दे रहा है। नतीजा इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा। यार मेरी बात पिक कर गए हो? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा।
इसकी एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल और एओपीज पे जो टैक्स होता है वो इस कानून के मुताबिक होता है। सर जी क्लियर होगी बात? ये मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। इसी क्लास के फौरी बाद सबसे पहले आपने ये शेयर करना। ठीक हो गया सर जी? लो जनाब, अगली बात करने लगा हूं। सर रिग्रेसिव टैक्स क्या है? अब देखो, फ्लैट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स है, दूसरा प्रोग्रेसिव है, तीसरा रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? अब गौर से देखना, एक बंदे की इनकम 1 लाख, दूसरे की 10 लाख, टैक्स दोनों का 10-10 हज़ार है, लेकिन 1 लाख वाले के लिए 10% है और 10 लाख वाले के लिए ये यार जब टैक्स फिक्स लगता है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। अगर हर बंदे मिसाल के तौर पर भी सबको कहा जाए भाई 100 रुपया सारे निकालो, तो जिसकी जेब में 10,000 है उसके लिए तो 100 रुपये का कुछ नहीं है, उसके लिए 100 रुपये एक नॉमिनल अमाउंट है। तो जिसकी जेब में 1,000 है कहेगा यार 1,000 में से 100 10% गया, और जिसकी जेब में 200 है उसका तो 50%। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये फिक्स टैक्स लगता है। अब जो माड़ा बंदा है उसको बेचारे को बड़ा सख्त लगता है, उसको बड़ी जोर से ये वाला टैक्स लगता है, उसको बड़ा मुश्किल होती है उसके लिए। क्यों? 1 लाख वाली इनकम के लिए 10% है और 10 लाख वाली इनकम के लिए ये 1% है। देखो इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट क्या हो रहा है? उल्टा कम हो रहा है। यार पॉइंट पिक कर गए हो? टैक्स रेट कम हो रहा है। सर दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेस। माशाल्लाह, ठीक हो गया सर? इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इसकी एग्जांपल है। अब जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, सर सेल्स टैक्स कैसे इसकी एग्जांपल है? सर जी आप बाइक पे पेट्रोल डलवाने गए तो 1 लीटर पे 50 रुपये का टैक्स है। आपकी बाइक है, उसके ऊपर पेट्रोल डला, उस पर भी 50 रुपये टैक्स लगा, साथ एक BMW खड़ी है, वो 20 करोड़ की गाड़ी का मालिक है। आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, वो महीने का 20 करोड़ रुपया कमा रहा है, लेकिन जब वो भी पेट्रोल डलवाएगा तो उस पर भी टैक्स 50 रुपये ही लगेगा। तो यार मेरी बात समझ रहे हो? अमीर आदमी गरीब आदमी पे दोनों पे 50-50 रुपये का टैक्स लग रहा है। उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, आपके लिए वो अहम है। जो बंदा कम की इनकम वाला है उसके लिए वो सख्त है, जो बंदा ज़्यादा इनकम वाला है वो कहेगा कोई बात नहीं। यार मेरी बात समझ आ रही है? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेल्स टैक्स, हम बिस्किट लेते हैं, पानी मिनरल वाटर ले लें, उस पर टैक्स होता है। सर जी ये सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स फिक्स होता है। ये पानी की बोतल अगर कोई फ़कीर भी ख़रीदेगा तो वो भी उस पर टैक्स दे रहा होगा, और अगर नवाज शरीफ भी ख़रीदेगा तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहा होगा। दोनों का क्या मुकाबला है यार? ये इस वजह से क्या है? ये इस वजह से ये बुरा टैक्स है, बुरा टैक्स है। इसमें गरीब आदमी बिस्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जोर इस टैक्स पे दिया जाता है। क्यों? अमीर आदमी से पैसे इकट्ठे नहीं होते, अमीर आदमी पे टैक्स नहीं देता, वो कहते हैं नहीं है। तो फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं चलो चीज़ों के ज़रिए ही टैक्स लो। तो वो क्या करते हैं? वो फिर रिग्रेसिव टैक्स। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सेल्स टैक्स 17 से 18% किया ना सर जी? इसका सारा इसके बोझ तले जो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो गरीब आदमी के लिए है। सर जी समझ आ रही है? तो दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। अब एक क्विक रिकैप, प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा,
टैक्स रेट भी बढ़ा। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट यानी इन असल में जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन इनकम एंड टैक्स रेट। इनकम बढ़ा और टैक्स रेट फिक्स रहा। कौन सा टैक्स है? प्रोपोर्शनल या फ्लैट है? सच्ची जागो, मुझे जवाब दो। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट फिक्स है, ये कौन सा टैक्स है? प्रोपोर्शनल। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, कौन सा टैक्स है? प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट कम हो रहा है, कौन सा? तो यार समझ आ गई है, ये स्टोरी है इसकी। आ जाए ज़रा एक बार अंग्रेज़ी पढ़ लें और आज की क्लास को ख़त्म करें। सर जी प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेस क्या है? टैक्स सिस्टम रिक्वायर्स द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। सर वो कहता है सेम परसेंटेज लगेगी जिसकी जितनी भी इनकम है। अब प्रोपोर्शनल टैक्स सेम टैक्स रेट लगता है चाहे वो बंदा लो क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो या हाई क्लास का हो। दिस इज़ प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेशन है। एग्जाम्पल क्या है? यही एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मैंने आपको दी है। और आगे आ जाएं तो दूसरा आता है रिग्रेसिव टैक्स। या पहले रिग्रेसिव पढ़ा देता हूँ। अब वो कहता है टैक्स दैट चार्जेस हाई टैक्स रेट टू अ लो इनकम पर्सन। लो इनकम पर्सन पे हाई टैक्स रेट और लो टैक्स रेट टू अ हाई इनकम पर्सन, और हाई इनकम पर्सन पे ये रिग्रेसिव टैक्स जो है, ये जुमला अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। जुमला है अ रिग्रेसिव टैक्स इज जनरली अ टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कहते हैं एक यूनिफॉर्म का तो सुना है ना, एक जैसा। यानी आपने देखा था 10-10 हज़ार दोनों पे लगा था। वो कहता है टैक्स की अमाउंट एक जैसी हिसाब पे लग जाती है। अब अमीर बंदे के लिए वो कम परसेंट बनेगा और गरीब बंदे के लिए वो ज़्यादा परसेंट बनेगा। वो कहता है रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि सब लोगों पर एक जैसा, एक जितना लग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लो इनकम इंडिविजुअल के लिए बड़ा सख्त होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है कि ABC और XYZ दो बंदे हैं, इसकी इनकम 10 लाख है और इसकी इनकम 1 करोड़ है साल की। तो अगर दोनों पर 1-1 लाख का टैक्स लग गया है तो इसके लिए ये 1% है और उसके लिए वो तकरीबन सेम तक। इसी टाइप की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी है। कोशिश होती है एक आध एग्जांपल तो डिफरेंट दे दूं तो 2-3 एग्जांपल आपके पास समझने के लिए आ जाए। डन हो गया सर। रिग्रेसिव का मेजर काम क्या है? इसमें टैक्स की अमाउंट क्या होती है? प्रोग्रेसिव टैक्स अ टैक्स दैट चार्जेस हाई टैक्स रेट टू हाई इनकम अर्नर्स एंड लो टैक्स रेट टू पर्सन विद लो इनकम। सर ज़्यादा पैसे कमाने वाले पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम पैसे कमाने वाले पे कम टैक्स लगेगा। इन अदर वर्ड्स द मोर वन अर्न, जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। एक अमीर आदमी ज़्यादा टैक्स देगा एक गरीब आदमी के मुकाबले में। ये समझ आता है अमीर से ज़्यादा लो, ये भी समझ आता है कि फ़िक्स कर दो। लेकिन ये जो रिग्रेसिव है ना, ये बड़ा डेडली टैक्स है। सर समझ आ रही है? लो सर ये एग्जांपल है, एक 10 लाख वाले पे 10% और 10 मिलियन वाले पे 30%। लो सर ये एग्जांपल है, ये मैंने करा दी। इंशाल्लाह इससे आगे आपको कल करवा लूँगा। सर रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम है, आपने करते रहना है, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कितने मुलायम तरीके से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि काम को इकट्ठा नहीं करना। जी सर सवाल। सर फ्लैट की एग्जांपल, फ्लैट टैक्स की एग्जांपल क्या है? कंपनीज। और प्रोग्रेसिव की एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल और AOP पे जो टैक्स है। इंशाल्लाह इसको आगे बताना है। कंपनी पे 29% टैक्स लगता है चाहे वो जितने भी पैसे कमाए। इंडिविजुअल और AOP पे जितनी इनकम बढ़ती रहेगी उतना टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। डन जी। लो सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। जी एक दो बातें करनी है। एक बात ये
कि ऑनलाइन वालों की इंशाल्लाह हम बात कर लेते हैं। आज फिजिकल वालों को बुक मिल गई है, ऑनलाइन वालों को भी डिस्पैच करनी है और इंशाल्लाह हम शॉर्टली डिस्पैच कर देंगे। ये भाई का सवाल है जी। सर प्रोग्रेसिव अमीर आदमी के लिए जाहिर बात है, बिजनेसमैन है 1 करोड़ कमा रहा था 10% टैक्स लगेगा फॉर एग्जांपल, 100 करोड़ कमाएगा तो 30% टैक्स लगेगा। ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सर जी कमाई में से ही देना है ना। पहले मिसाल के तौर पे मैं अगर 10 लाख कमा रहा हूँ और मैं 1 लाख दे रहा हूँ, मैं 30 लाख कमाऊंगा, मैं 6 लाख दूंगा, तो भाई मैं ऊपर वाले 20 लाख में से ही 5 लाख दे रहा हूं ना, तो 15 लाख तो मैं फिर भी ऊपर कमा रहा हूं। आप जो ये कह रहे हो ना कि बिजनेसमैन डिस्करेज होगा, बिजनेसमैन तो तब डिस्करेज होगा जब वो काम करे और उसके असल कमाई में से पैसे कम हो जाए। सर ऊपर वाले पैसे जितने एडिशनल पैसे वो कमा रहा है उसी में से ही ज्यादा टैक्स दे रहा है ना। तो ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसे कमाएगा लेकिन फिर ज्यादा टैक्स भी देगा। सर डिस्करेज नहीं होगा। आप देखें मेरी बात सुने, आप एक बात समझिए, इजाफी पैसे कमाएगा और इजाफी टैक्स देगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि इजाफी टैक्स बचाने के लिए वो इजाफी पैसा नहीं कमाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं 8 क्लासेस पढ़ाता हूँ, सुनना भैया, मैं 8 क्लासेस पढ़ाता हूँ, मैं 9वीं क्लास पढ़ाता हूँ इजाफी, और उसका फॉर एग्जांपल एक क्लास का 100 रुपये लेता हूँ और उस 100 रुपये इजाफी 100 रुपया लेता हूँ और उस इजाफी 100 रुपये में से इजाफी 20 रुपये टैक्स देता हूँ, तो 80 फिर भी बच ही रहा है ना। आप कह रहे हैं वो डिस्करेज होगा, वो डिस्करेज नहीं होगा, लेकिन जाहिर बात है उसे इंक्रीमेंटल इनकम पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये बात आपकी ठीक है, ठीक है, लेकिन वो पैसे इजाफी कमा रहा होगा, इजाफी पैसों पर इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, ये बात डन जी। लो सर जी भाई, इंडिविजुअल में एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, सैलरी वाला भी हो सकता है, आगे इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे इंडिविजुअल में क्या क्या है। लो सर जी आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।